चमन को चमन के बहारों ने लूटा, कश्ती को दरिया किनारों ने लूटा। कैसे बचती अस्मत नवेली दुल्हन की, जब सरेआम डोली कहारों ने लूटा। झूठ, फरेब, छलावा एवं धोखेबाजी से भरी ये कहानी आज हम बलूचिस्तान की सुना रहे हैं, जिसमें सम्मिलित सारे किरदार छल, प्रपंच, झूठ एवं फरेब का सहारा ले रहे थे, जिसका खामियाजा आज भी बलूच अवाम भुगत रही है। बलूचिस्तान के मशहूर व्यवस्था विरोधी शायर हबीब जालिब ने अपने दर्द को एक बार बयां करते हुए यूं लिखा था। मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचिस्तान पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ ना दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम है। अब नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ और आपको कहानी सुना रहा हूँ बलूचिस्तान की। 18वीं शताब्दी के शुरुआत से अंग्रेजों का बलूचिस्तान के सामरिक महत्व का अंदाजा हो गया था। 760 किलोमीटर, लगभग 2/3 पाकिस्तान की कोस्टल लाइन, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और सुई गैस का कूट भंडार होने के बावजूद बलूचिस्तान की आवाम आज 80% गरीबी रेखा के नीचे है। पूरे पाकिस्तान के ग्रॉस जीडीपी में बलूचिस्तान का योगदान 2 से 2.5% है। 80% बच्चे वहां स्कूल नहीं जाते। गरीबी और बेरोजगारी भयानक रूप में अभी विद्यमान है। बलूचिस्तान की आवाम अपने शुरुआती कबीलाई दिनों से ही एक स्वतंत्रता प्रिय आवाम रही है। उन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं। बलूचिस्तान की आवाम अलग अलग कबीलों में बटी हुई थी और वे सारे कबीले मिलके अपना एक सरदार चुने। उन सारे सरदारों ने मिलके एक अपना खान चुना और वो खान बलूचिस्तान पे राज करता था, जिसको खान अब कलात कहा जाता था। बलूचिस्तान बेसिकली 4 हिस्सों में बटा था, जिसमें कलात, खारान, लासबुला और मकरान आते थे। ब्रिटिश इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि बलूचिस्तान पे कब्जा करने की। छोटी मोटी झड़पों के बाद बलूचिस्तान पे वो कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन वो लोग 1838 में एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए वहाँ के सरदारों के साथ, जिसमें वो बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो गए कि हाँ, हम बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्शन चाहते हैं ब्रिटिश के द्वारा। और साथ में ही अंग्रेजों को ये फ़ायदा हो गया कि उनको रसिया के द्वारा किसी भी तरह के आक्रमण से एक बेस मिल गया जहां से वो कमांड कर सकते थे रसिया के आक्रमण को। चूँकि बलूचिस्तान की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं ईरान से लगी हुई हैं और बाकी रशियन कॉन्टिनेंट से लगी हुई हैं, तो वहाँ पे एक बेस होने के चलते यही एग्रीमेंट दोबारा रेटिफाइड हुआ 1876 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया इंडिया में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए। कैबिनेट मिशन के सामने बलूचिस्तान ने अपना दावा मजबूती से रखा कि हम शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, पहला। दूसरा, हमारा एग्रीमेंट ब्रिटिश क्राउन के साथ है, ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है। बलूचिस्तान को आज़ादी घोषित किया जाए एक सोवरेन स्टेट के रूप में। इस पैरवी को करने के लिए कितनी ताजुब सी बात है कि बलूचिस्तान या कलात के जो नवाब थे, कलात के नवाब मीर अहमद यार खान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील चुना। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पैरवी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से करी और अंग्रेजों से ये मनवा लिया कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट देश होगा। लेकिन वही मोहम्मद जिन्ना ने बाद में जाके दगाबाजी करी, धोखेबाजी करी। दिन आता है 4 अगस्त 1947, जब कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। तो 4 अगस्त 1947 को कलात के कुछ ऑफिसर्स, पाकिस्तान के ऑफिसर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के हिसाब से कलात एक सोवरेन स्टेट होगा। दूसरा एग्रीमेंट भी हुआ 11 अगस्त 1947 को, महज एक हफ्ते के बाद, जिसमें मुस्लिम लीग ने ये रीअफर्म किया कि कलात स्टेट है वो कलात और बलूचिस्तान स्टेट ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए। इसके एक दिन के बाद 16 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। बमुश्किल 1 महीना गुजरे थे कि 20 नवंबर 1947 को नवाब ऑफ खारान
जो एक पार्ट था, 4 हिस्सों में जो बलूचिस्तान था उसका एक पार्ट था। उसके नवाब ने ये कह दिया कि हम कलात के खान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये इनडायरेक्टली उन्होंने जिन्ना को ऑफर कर दिया कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित। यही घटना मकरान के सरदार ने दोहराई जनवरी 1948 में। फरवरी 1948 में लास बुला के सरदार ने भी ये घोषणा कर दी कि हम खान अब कलात के साथ नहीं रह सकते और खान अब कलात को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली एक ऑफर था पाकिस्तान को कि हमें अपने आप में सम्मिलित कर लीजिए, हमारे साथ एनेक्स कर लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो एक तरह से प्रोटेक्टर थे बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, वो बाद में ही टर्न्स प्रीडेटर, रक्षक भक्षक बन गया। वही मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान का केस लड़ा और वो केस लड़ने के एवज में ऐसा कहा जाता है बलूच सोने और चांदी से भर के उनको तोला गया तराजू पे उस फी के एवज में। अब इस बीच बात उठती है कि इंडिया के दौरान क्या कर रहा। समद खान जो ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी थे, खान अब कलात ने समद खान को नेहरू जी से मिलने भेजा। जब समद खान यहाँ पे आए तो नेहरू जी ने उनसे मिलने को मना कर दिया और ये कहा कि इंडिपेंडेंट कलात का कोई भविष्य नहीं है। कैबिनेट मिशन के सामने जब बहस चल रही थी और कैबिनेट मिशन में ये मान लिया गया कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, तो अंग्रेजों की मंशा थी क्या? अंग्रेज पहले ये सोच रहे थे कि बलूचिस्तान को अलग करके हम एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना लेंगे। उस टेरिटरी में हम अपना बेस रखेंगे जहाँ से एशिया पैसिफिक और गल्फ नेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बाद में पाकिस्तान को बंटते हुए देखा तो फिर ये पाया कि एक वीक पाकिस्तान और वीक बलूचिस्तान दोनों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने अपना माइंड बदल दिया और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान को फिर फाइनली पाकिस्तान में मिलना ही चाहिए, जिससे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो। और पाकिस्तान उनका क्लाइंट स्टेट तो था ही, उनको पता था कि इंडिया में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो पाकिस्तान को ही मजबूत बनाओ जिससे पाकिस्तान हमारे फेवर में भी रहेगा और पाकिस्तान में हमारा बेस भी रह जाएगा। खारान, लास बुला और मकरान के सरदारों ने पहले ही इनडायरेक्टली ऑफर पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए दे दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। 18 मार्च 1948 को खारान, लास बुला और मकरान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। ये कहते हुए कलात के खान इंडिया में जाना चाहते हैं। कलात का एयर बेस है वो इंडिया को ऑफर कर कि ग्वादर का जो पोर्ट है वो पोर्ट कलात के खान इंडिया को दे रहे हैं कि वहाँ पे वो अपना बेस जमाएं, वहाँ पे उनकी नेवी आके एस्टेब्लिश हो। ये भी इल्जाम लगाया कि कलात के खान ब्रिटिश प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत के जो सचिव थे, टेरिटरी के यूनिफिकेशन के सचिव VP मेनन ने घोषणा करी कि कलात के खान हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमको इंडिया में सम्मिलित कीजिए। हमने उनको मना कर दिया है, ये उनका लुकआउट है कि वो इंडिपेंडेंट रहे या जहां मर्जी जाए, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। ये बात आग की तरह फैली। ठीक इसके एक दिन के बाद 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऑर्डर पास किया, आर्मी को हुक्म दिया कि कलात को जबरन पाकिस्तान में मिलाया जाए। पाकिस्तान की 7th बलूच रेजिमेंट मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में कलात की ओर मार्च करी, कलात के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही खान अब कलात मीर अहमद यार खान को गिरफ्तार करके जबरदस्ती कराची ले आया गया। वहां से उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बना के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया गया और फॉर्मली बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में हो गया। इसके साथ एक और घटना घटी। खान अब कलात के बड़े भाई प्रिंस करीम खान ने विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी को, उसके कब्जे को, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सम्मिलित होने को उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक 1 साल भी नहीं बीते होंगे जब पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को यह आश्वासन दिया कि आप नीचे आ जाइए, हम इसका कोई हल निकालते हैं। वो आश्वासन कुरान शरीफ के हलफनामे के बाद था कि हम कुरान शरीफ का हलफनामा लेके कहते हैं कि हम बलूचिस्तान का कोई ना कोई हल निकालेंगे, आप नीचे आइए। वो जैसे ही नीचे आए उनको गिरफ्तार किया गया। उनको ही नहीं गिरफ्तार किया गया, उनके सारे साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर गद्दार का ठप्पा लगा दिया गया। वो आजीवन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जेल में रहे। जेल में रहते हुए उनकी ऐसी दशा की गई, उनकी ऐसी छवि बनाई गई कि कोई भी पाकिस्तान में
खास करके जेल में भरे हुए मर्डरर, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स तक उनसे बात नहीं करते थे कि ये गद्दार है। 10 साल गुजरा, क्रांति की ज्वाला भड़कती रही। नौरोज खान ने, 80 साल के बुजुर्ग ने दोबारा बगावत कर दी। नौरोज खान कुरान शरीफ का हलफनामा देके नीचे लाया गया। उनके सामने उनके 2 बेटों को गोली मारी गई, उनके बाकी सारे साथियों को गोली मारी गई और नौरोज खान को गिरफ्तार करके कारावास की सजा दे दी गई। किसी भी देश को आप छल पूर्वक, बल पूर्वक, आर्मी यूज करके, पुलिस स्टेट घोषित करके आप उसको कब्जा नहीं कर सकते जब तक आप उसके आवाम का दिल नहीं जीतते, जब तक उसके आवाम की भागीदारी अपने सरकार में, अपने प्रशासन में, अपने व्यवस्था में सम्मिलित नहीं करते, तब तक उस देश की जनता का भरोसा जीतने में अपना नाकामयाब रहेंगे। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।